आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर प्रमुख बलूच कार्यकर्ता मीर यार बलूच का कहना है कि पाकिस्तान कभी आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ेगा, इसलिए उस पर इजराइल की तरह हमला करना चाहिए। जैसा कि आपको मालूम है कि इजराइल ने ईरान के विरोध को नजरअंदाज करते हुए साथ ही किसी भी दबाव को अस्वीकार करते हुए हमास और हिजबुल्लाह पर जबरदस्त हमला किया और एक तरह से इनका सर्वनाश कर दिया, क्योंकि इजराइल की सुरक्षा के लिए यह कदम जरूरी था। मीर यार बलूच का मानना है कि भारत को भी ऐसी ही जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी आतंकी भारत में हमेशा गड़बड़ी की साजिश रचते हैं। दिल्ली ब्लास्ट में भी जैश का कनेक्शन सामने आ चुका है। मीर यार बलूच का मानना है कि भारत के इजराइल की तरह पाकिस्तानी आतंकियों पर प्रहार करने से पाकिस्तान एक महीना भी जंग नहीं झेल पाएगा और जल्द भारत के सामने घुटनों पर आएगा। मीर यार बलूच ने एक इमेज भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट की, जिसमें मुनीर के साथ ओसामा बिन लादेन और हाफिज सईद हैं। यानी साफ साफ संकेत है कि पाकिस्तान आतंकवाद का संरक्षक ही नहीं बल्कि आतंकी साजिश रचने वाला देश भी है। बलूचिस्तान के लोग ये भी जानते हैं कि अगर पाकिस्तान पर इजराइल की तरह हमला हुआ तो पाकिस्तान बेहद कमजोर हो जाएगा और उसके बाद बलूच लड़ाके पाकिस्तानी आर्मी के जुल्म से न सिर्फ बलूचों को बचा लेंगे बल्कि बलूचिस्तान को आजाद भी करवा लेंगे। बलूचों ने लगाई गुहार, बचा लो मोदी सरकार। बलूचों की आवाज गिड़गिड़ाएंगे मुनीर शहबाज। हिंदुस्तान के 2 कदम पाकिस्तान खत्म। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बलूचिस्तान के अधिकार समूह के कार्यकर्ता मीर यार बलूच का कहना है कि पाकिस्तान आतंकवाद को नहीं छोड़ सकता है, इसलिए उस पर इजराइल की तरह हमला कर देना चाहिए। अपने कई पोस्टों में मीर यार बलूच ने ये बातें कही हैं। सबसे पहले मीर यार बलूच के बयान को आप समझिए। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान का आतंकवाद छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। बलूच नेता ने पाकिस्तान की कमजोरी की ओर इशारा किया है और कहा है कि भारत को इजराइल की तरह जवाब दे देना चाहिए। बड़े पैमाने पर जवाब देने के लिए भारत को विचार करना चाहिए। इजराइल की तरह हमले से एक महीना भी पाकिस्तान नहीं टिक पाएगा। मीर यार बलूच की माने तो पाकिस्तान एक बार फिर भारत में 1990 के दशक जैसी हिंसा की परिस्थितियां बनाने की तैयारी कर रहा है। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास बम विस्फोट मामले की जांच में एजेंसियों को पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के लिंक मिले हैं। मामले में हुई कई गिरफ्तारियों में पकड़े गए संदिग्धों के पाकिस्तानी हैंडलर से संपर्क की जानकारी सामने आई है। यह इस बात का इशारा है कि पाकिस्तान बड़ी योजना पर काम कर रहा है। इसी बीच बलूचिस्तान के रक्षा विश्लेषकों ने भारत से अब सीधी कार्रवाई की मांग कर दी है। मीर यार बलूच ने कहा कि भारत को बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में आपातकालीन ठिकानों पर खुले तौर पर रक्षात्मक और सैन्य सहायता दे देनी चाहिए। उन्होंने भारत को अफगानिस्तान में बगराम के साथ कम से कम 10 अतिरिक्त हवाई अड्डों की तलाश करने को कहा है, जिससे अफगानिस्तान की जमीन से अभियान शुरू किया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को रक्षात्मक प्रणालियां और लंबी दूरी की मिसाइलें देनी चाहिए, जिससे अफगानिस्तान पाकिस्तानी हवाई हमलों का मुकाबला कर सके। बलूच युद्ध विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बलूचिस्तान और अफगानिस्तान हवाई बमबारी का सामना करने लायक विमान रोधी प्रणालियां और तकनीकें हासिल कर लेते हैं तो पाकिस्तान की हार निश्चित हो जाती है। मीर यार ने दावा किया कि बलूच सेना कुछ ही हफ्तों में पाकिस्तान पर कब्जा कर सकती है। बलूच बल जल्द ही पाकिस्तान की कमर तोड़ सकते हैं। बलूच लड़ाके बलूचिस्तान की खनिज संपदा पर नियंत्रण हासिल कर लेंगे। इससे पाकिस्तान को अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान होगा। मीर यार बलूच के बयान या इस अपील पर भारत की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन मीर यार बलूच का इशारा यही है कि जिस तरह इजराइल ने हमास हिजबुल्लाह के आतंकियों को तबाह किया, वैसी कार्रवाई भारत भी करे तो पाकिस्तान घुटनों पर आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
आपने खास रिपोर्ट देखी और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बलोच पत्रकार अहमद मस्ती खान जी जुड़े हैं। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार मनन द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और द्विवेदी जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा इस चर्चा की शुरुआत के लिए। मनन जी, जिस तरीके से जिक्र किया गया यहाँ पर इजराइल मॉडल अपनाने का, क्या आपको लगता है कि इस मॉडल को अगर भारत अपनाता है तो इससे बलूचिस्तान को, बलूचों को भी फायदा होगा? देखिए, मैं कहूँगा, मुझे यहाँ पर एक स्टेटमेंट याद आता है। मैं अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान का पुराना छात्र हूँ, गुनर माइडेल का। उन्होंने ये टर्म इजाद किया था कि इंडिया एक सॉफ्ट स्टेट है और इतना हार्ड कोर डिसीजन नहीं लेता। तो मुझे लगता है कि जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं 2014 से, तो उसके बाद से ऐसा हो रहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। उसके अलावा जो और भी उरी में बैटल हुई और इनके ठिकानों को 2-3 बार उड़ाया गया, आतंकवादी ठिकानों को। तो हमारी जो विदेश नीति है और जो भारत की जो विदेश नीति है आतंकवाद के अगेंस्ट, उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है। कहीं ना कहीं वो जो नीति है और कूटनीति है वो शार्प हुई है और ज्यादा एग्रेसिव और आक्रामक हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है। पर फिर भी मुझे लगता है कि अगर हम देखें तो हमें इजराइल से हम लोगों को सीखना चाहिए। हमारी सरकार तो अच्छा कर ही रही है, पर जिस तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपोजिशन को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर भारत के पॉलिटिकल अपोजिशन को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, फिर भी मैं कहूंगा एक सिटीजन के नाते कि ऑपरेशन सिंदूर वहीं पर 3-4 दिन में खत्म कर दिया गया। और उसके बाद जो छुटपुट मुठभेड़ें होती रहती है आतंकवादियों से भारतीय सुरक्षा बलों की, उसको कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी लैक्स नीति है। खैर, अपोजिशन भारत का जो है पॉलिटिकल अपोजिशन, वो भी यही बात कहता है। मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता, उनका अपना अलग एजेंडा है पॉलिटिकल, मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। तो मुझे लगता है कि इजराइल को आप देखें कि इजराइल के नागरिकों पे अगर कोई हानि होती है, उनकी कोई हानि होती है, हार्म पहुंचता है, जैसे विक्ट्री एट एंटेबी इंसिडेंट मुझे याद आता है, और ये हमें बहुत आगे तक ले जाएगा पूरे इंसिडेंट को समझने के लिए। उसमें देखें कि एक प्लेन में जूस थे बहुत सारे 1970s में, और इथियोपिया में एंटेबी में उसको आतंकवादियों ने और पैलेस्टीनियन आतंकवादियों ने उसको हाईजैक कर लिया उस प्लेन को। जब वहां पर यह घटना हुई तो इजराइल में दिन रात वहां के जो प्राइम मिनिस्टर और वॉर कैबिनेट मिलते रहे, और अब ये एक ऐतिहासिक कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो बना जिसके चलते इजराइल ने अपने कमांडोज भेजे और बिल्कुल नाक के नीचे से, इथियोपिया के और पैलेस्टीनियन टेररिस्ट के नाक के नीचे से 1-2 कैजुअलिटीज वहां पर हुई, पर 98% इजरायली जो सिटीजन्स किडनैप किए गए थे, जो प्लेन जो हाईजैक किया गया था, उसको पूरी तरीके से एक सफल ऑपरेशन के रूप में तब्दील कर दिया इजराइल की आईडीएफ ने, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने। तो इससे मुझे लगता है कि जब आप पाकिस्तान जैसे क्रूर या फेल्ड स्टेट से के साथ डील कर रहे हैं, तो हमें भी अपनी जो पॉलिसी है, जो विदेश नीति है, हार्ड बनानी पड़ेगी। मोदी जी ने बहुत अच्छी पहल कर रखी है, पर जिस तरीके से, बिल्कुल द्विवेदी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, कई बड़े फैसले जो हैं वो फिलहाल लेने की जरूरत है। अहमद मस्ती खान जी का रुख करूंगा मैं। अहमद जी, दूसरी ओर जिस तरीके से मीर यार बलोच का ये बयान निकलकर सामने आया और भारत से उन्होंने आग्रह किया कि वो इजराइल की तरह बड़े पैमाने पर निर्णायक फैसला लें, क्या अहमद जी आपको लगता है कि जब इस तरीके से अगर अटैक भारत पाकिस्तान के ऊपर करेगा तो इससे फायदा बलूचों को, बलूचिस्तान के लोगों को, जो बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें होगा? नमस्कार, बहुत दिनों के बाद आपको देख रहा हूँ। देखें, इस अटैक का फायदा सिर्फ बलूचिस्तान या अफगानिस्तान को नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को होगा, मैं यकीन से कहता हूँ। क्योंकि पाकिस्तान की फौज और आईएसआई ये जिहादी हैं, ये देखें, ये घटिया किस्म की भंगी ज़हनियत के जनरल हैं। आपने देखा अगस्त 9 को जब ये टेम्पा फ्लोरिडा में आए थे, तब इन्होंने कहा कि भारत एक चमकता हुआ मर्सिडीज है और हम बजरी से बड़ा हुआ डंपर ट्रक हैं। अब इतवार के दिन ये किंग अब्दुल्ला जो आए हुए थे, उनके ज़ियाफ़त में इन्होंने कहा कि जब कोई मुसलमान अल्लाह पर भरोसा रखता है तो वो दुश्मन पर
फेंकी गई गंदगी को मिसाइलों में बदल देता है। अब आप देख लें ये कौन सी किस किस्म की आप जो बातें करती हैं ना जी, जो अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं, जो सेंटेंसेस आप यूज करते हैं, उससे आपकी ज़हनियत का पता लगता है। इससे साफ जाहिर है कि ये जो जनरल है इस वक्त पाकिस्तान में, जिसने के 5 साल के लिए इक़्तिदार पे गैर आईनी तौर पे, गैर कानूनी तौर पे कब्जा कर दिया है बंदूक के जोर पर, वो बंगी ज़हनियत का जनरल है, वो इंतहाई घटिया जनरल है। हमारे लोगों को हर रोज ही जबरी तौर पर गुमशुदा कर देते हैं। अब कल के रोज 12 लोग जो केच में जियारत के लिए जा रहे थे, 12 लोग जिनमें के 4 औरतें हैं, उनको इन्होंने फोर्सिबली डिसअपियर किया है। दूसरी जानिब हमारे जो बलोच यकजहती कमेटी के लीडरान हैं, उनको इन्होंने आर्बिट्ररी डिटेंशन, इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक उसको आर्बिट्ररी डिटेंशन कहते हैं, वो अब उनका 8 महीने से ज्यादा हो रहा है कि उनको आर्बिट्ररी डिटेंशन में रखा हुआ है। हमारी एक महिला माजबीन बलोच जो 23-24 साल की है, उसको जबरी तौर पे गुमशुदा किया हुआ है। आज पाकिस्तान में जो है वो खौफ का राज है। आपको मालूम है कि कुछ लोग जो हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, इजहार आज़ादी इजहार अपना करना चाहते हैं, उनको आईएसआई और एमआई वाले मौत की धमकी दे के खामोश कराते हैं। ये मुल्क है पाकिस्तान, अजीब ना पाकिस्तान है। ये कहता है, ये इस्लाम या मुसलमान की बात करता है ये आसिम मुनीर, जितने के मुसलमान पाकिस्तान फौज ने मारे हैं अभिषेक भाई, इतने तो ना अमेरिका ने मारे ना इजराइल ने मारे हैं। इन्होंने तो 3 मिलियन बंगालियों का खून बहाया। इनका जो है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है 1/2 मिलियन अफगान के खून बहाने में अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ मिलकर। हमारे इस गुज़श्ता सालों में 2 लाख से ज्यादा बलोच इन्होंने शहीद किए हैं। ये तो कैसे कहते हैं कि हम इस्लामी फौज हैं? ये तो मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन ये खुद हैं। इनके मौजूदगी में पाकिस्तान को और किसी दुश्मन की क्या जरूरत है, जब आसिम मुनीर जैसे अमेरिका के दलार पाकिस्तान पे हुक्मरानी कर रहे हो। देखिए उस दिन जो है हमारे दोस्त पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, उनके जो साथी हैं हनीफ पश्तीन, नूरुल्लाह तरीन, अदनान वजीर, हबीब वजीर, फरमान खान, इरफान खान, गौहर पश्तीन, ये लोग गए थे वहां पर जरगे में। जरगे से फौजी इनको उठा के ले गए। आज 7वां दिन है, इनका कुछ पता नहीं है कि इनको कहाँ ले गए। बिल्कुल। हमारे पश्तूनों के बच्चों को मार रहे हैं, हमारे बलूच बच्चों को मार रहे हैं, हमारे औरतों को मार रहे हैं। ये जो है अमेरिकन एजेंट है, ये अमेरिका के जो है 2 टके का कुत्ते का पिल्ला है। इसको 5 साल के लिए पाकिस्तान पे आके बरजमान हुआ है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, भारत को पहल करना चाहिए, बिल्कुल पहल करना चाहिए, और इनके साथ वही करना चाहिए जो इजराइल करता है। जी शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, लेकिन दूसरी ओर मनन जी, जिस तरीके से अगर पाकिस्तान के इस आतंकी चेहरे को लेकर बात करें, तो मनन जी अगर वैश्विक मंचों को लेकर बात करें तो इन वैश्विक मंचों पर आखिर पाकिस्तान बच क्यों जाता है? क्योंकि मानवाधिकारों का उल्लंघन खुले तौर पर किया जा रहा है, बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है बलूचिस्तान के अंदर, उन्हें अगवा कर लिया जा रहा है, जो युवा हैं उन्हें जबरन अगवा कर लिया जा रहा है, और यहाँ तक कि जो उनके परिवार के लोग हैं उन्हें इस बात की इंफॉर्मेशन भी, जानकारी भी नहीं दी जा रही कि उनके घर के लोगों को कहां लेकर जाया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद है कि पाकिस्तान लगातार बसता चला जा रहा है। मनन जी, ये हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारे बलूची मित्र ने बहुत अच्छी बात बोली, गुमशुदा वर्ड यूज किया। मैं एक अंग्रेजी माध्यम का हूं तो मैं मजबूरी में यूज करता हूं शब्द एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस। तो मतलब ये कि देखा कि कोई बलूची यूथ कॉलेज में बैठकर डिस्कस कर रहे हैं कोई राजनीतिक मसले को, या कोई सीनियर नेता शब्द तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, पर सीनियर आइडियोलॉग या सीनियर विचारक आते हैं और बच्चों को कॉलेज स्कूल में कुछ समझाते हैं कैंटीन पे,
तो उसके बाद क्या है कि वहां की जो आईएसआई है और पाकिस्तानी आर्मी का जो जी। पूरा स्पाइस सिस्टम है वो उसको देख लेगा और उस बच्चे को, उस परिवार के हेड ऑफ द फैमिली को वो गायब कर देंगे। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम बलूचिस्तान में ये है कि वहां पे डिसेंट की बात बिल्कुल नहीं की जाती, और ये लोग बात करते हैं कि भारत में डिसेंट नहीं है। जब हमारी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में इन्होंने बवाल मचाने का प्रयत्न किया 2016-17 में डिसेंट के नाम पर, और यहाँ पर अगर आप चाय कॉफी पीते हुए और समोसा खाते हुए भी अगर आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करोगे तो कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने परिवार के साथ रहोगे या आप सेफ रहोगे। उसके अलावा जहां तक वैश्विक मंचों की आपने बात की, देखिए इसमें अमेरिका बहुत बड़ा प्लेयर है और भारत भी प्लेयर है, पर यह आपको बात समझनी चाहिए कि भारत इतना बड़ा मेगा प्लेयर या इतना बड़ा ग्रेट प्लेयर नहीं है। पहली बात तो ये। तो जब तक अमेरिका को या प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को या उनके आने वाले राष्ट्रपतियों को ये बात कोई ना कोई इंटरेस्ट उनका नहीं इन्वॉल्व होगा, जब तक अमेरिका का फायदा नहीं हो रहा होगा, तब तक वैश्विक मंचों पर इसको कहते हैं बिहाइंड द कर्टेन डिप्लोमेसी। तो वो बिहाइंड द कर्टेन डिप्लोमेसी में बलूच को पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे, और जिस तरीके का मुद्दा पैलेस्टीन को बनाया वैसा ही मुद्दा मैं तो ये कहता हूं अमेरिका भले ही कोई भी नीति रखे, भारत को भी बनाना चाहिए। और एक तरीके से छुपी हुई पॉलिसी, क्या एक अंग्रेजी का वर्ड मैं इस्तेमाल करता हूं, सबटेरेनियन विदेश नीति नहीं अपनानी चाहिए। अंडरग्राउंड काम बहुत हुआ क्योंकि अब लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है, तो कोई ना कोई ठोस कदम भारत को भी उठाना चाहिए। नहीं, ये नहीं कह रहा कि बलूचिस्तान में हमारा क्या लेना देना है। हम पीओके को देखें तो मैं तो ये कहूंगा कि बलूचिस्तान का नंबर दूसरे पे आएगा जहां पर एम्यूलरेटिव मिलिट्री एक्शन हो। उससे पहले पीओके को आजाद कराना और भारतीय कश्मीर को उसमें जोड़ना, भारतीय कश्मीर से जोड़ना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और अंतिम बात मैं ये बोलूंगा कि ब्रिटिशर्स का भी कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव रोल रहा है, जिन्होंने बलूचिस्तान को, बलूच लोग जो हमारे भाई हैं और सफर कर रहे हैं और संघर्षरत है 16 सालों से, तो अफगानिस्तान में, ईरान में और पाकिस्तान में ये लोग फैले हुए हैं, और इनको एक तरीके से राष्ट्र का दर्जा, मतलब ट्राइबल और नहीं दिया गया। और पाकिस्तानी नैरेटिव ये कहता है, देखिए कितने नेगेटिव और रेसिस्ट लोग हैं ये लोग, कि ट्राइबल नैरेटिव है, ट्राइबल्स क्योंकि डोमिनेशन में है वहां पर बलूच एरियाज में, तो इसी कारण से वहां पर कभी भी एकजुटता नहीं हो पाती, और यूनिटी और इंटेग्रिटी के साथ ये लोग पाकिस्तानी आर्मी का या फिर फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स का मुकाबला नहीं कर पाते। तो इस तरीके के नैरेटिव को तो खैर मुझे लगता है ऐसा भारत में, दिल्ली में बैठे हुए, कि ये नैरेटिव तो हम लोगों ने, भारत ने भी और विश्व की और डेमोक्रेसीज ने दबा दिया है, पर कहीं ना कहीं बलूचिस्तान को, मुझे ये फीलिंग आती है, कहीं ना कहीं एक तरीके से बैक बर्नर पे डाल दिया हाशिए पे डाल दिया जाता है इस मुद्दे को। और जैसे पीओके कोई मुद्दा नहीं, वैसे ही बलूचों के लिए बलूचिस्तान भी कोई मुद्दा नहीं है। ये एक सर्वाइवल और राष्ट्रीय आइडेंटिटी की बात है, और ट्राइबलिज्म के अंतर्गत इसको नहीं डिफाइन किया जाए जैसा कि पाकिस्तानी नैरेटिव रहा है। जी, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा। जी जी अहमद जी, दूसरी ओर अगर बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों को लेकर जिस तरीके से हो रही है, क्या अहमद जी आपको लगता है कि जिस तरीके से बलूचिस्तान की आवाज़ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठनी चाहिए, जो उसका दर्द है, वहां के लोगों की जो पीड़ा है वो उठनी चाहिए, वो उठ रही है उस तरीके से? देखिए, नहीं उठ रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं उठ रही है। उठ इस वजह से नहीं रही है कि देखें, दो जो गोरों का मुल्क है, एक अमेरिका कोई ऐसा डेमोक्रेसी वगैरह कोई नहीं है। इसको अमेरिका क्या डेमोक्रेसी है? अमेरिका में मैं खुद रह रहा हूँ, ये वाइट सुप्रीमेसी है। ये इसी तरह लंदन में भी ये वाइट सुप्रीमेसिस्ट हैं। ये गोरे जो हैं, जो अपने आप को हम और आपसे ज्यादा आला समझते हैं, ये इनको ये फिक्र नहीं है कि आसिम मुनीर जाके पहलगाम में टेररिज्म करे या पुलवामा में टेररिज्म करे। इनकी आंखें उस टाइम पे बंद हो जाती हैं। ये घटिया किस्म के लोग हैं। हमारे भाई ने डोनाल्ड ट्रंप की बात की। डोनाल्ड ट्रंप तो इस